नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और आपने देखना शुरू कर दिया है वन इंडिया का स्पेशल डिबेट शो तर्कश। पहला सवाल, खुद को दुनिया का दादा समझने वाले अमेरिका की दादागिरी आखिर कब खत्म होगी। दूसरा सवाल, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बनाया गया संयुक्त राष्ट्र आखिर क्यों धृतराष्ट्र बनकर अपने चहेते अमेरिका की मनमर्जी और मनमानी को सहता जा रहा है। तीसरा सवाल, संयुक्त राष्ट्र के साथ ही अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना कौन होगा, ईरान या फिर ग्रीनलैंड। ये तीन वो सवाल हैं जिनका जवाब आज दुनिया का हर अमन पसंद मुल्क और इंसान जानना चाहता है। तर्कश में आज हम इन्हीं तीनों सवाल के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत में कई सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक वोहरा जी, पूर्व राजनयिक हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही अशोक सज्जनहार जी जुड़ रहे हैं, वो भी पूर्व राजनयिक हैं। कर्नल दिनेश नैन जी जुड़ रहे हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो से ही ज्वाइन कर रहे हैं नागेंद्र सिंह जी। तो सबसे पहले हम यूके देवनाथ जी के पास चलेंगे। देवनाथ सर, अमेरिका की ये नीति कब बदलेगी और अमेरिका कब खुद को वर्ल्ड पुलिस समझना बंद करेगा? वैभव जी, अद्भुत अविश्वसनीय घटनाएं हो रही हैं दुनिया में। ना हमने कभी सुना था, और मेरे साथ दो बहुत ही सम्मानीय एम्बेसडर हैं, ना उन्होंने कभी सुना होगा कि एक सार्वभौम देश में दूसरा देश घुसकर एक आजाद मुल्क के प्रेसिडेंट को हाईजैक करके लिया जाए। बहाना चाहे कुछ भी हो, अमेरिका बार बार बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। कुछ भी बहाना बनाए। सद्दाम हुसैन के ऊपर बोला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं। कुछ भी बहाना बनाए। गद्दाफी को भी इस तरह से लीबिया में घेरा। कुछ भी बहाना अमेरिका बनाए। लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि आने वाले दशकों में डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जो किया है, यह एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। एक बुरा सपने की शुरुआत है, जहां अमेरिका अपनी फौज का इस्तेमाल करके, अपनी इकोनॉमिक माइट का इस्तेमाल करके दुनिया को अपने पैरों के तले रौंदने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो कह सकते हैं कोई डिक्टेटर है। अमेरिका कह देगा कि कोई तो तानाशाह है, लेकिन तानाशाह तो दुनिया में कितने हैं? आधे तानाशाहों को तो अमेरिका ने खुद ही स्थापित किया है उन देशों में। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है 200 साल से 100 साल से, जब उसका निजी स्वार्थ होता है, वो दूसरे देशों में डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को हटाकर अपने तानाशाह को, अपने डिक्टेटर को स्थापित करता है। कई जगह पर तो उसने आतंकवादियों को स्थापित कर दिया है। सीरिया लेटेस्ट एग्जांपल है। अल शारा जोलानी आतंकवादी था। अमेरिका ने $1 मिलियन का उस पर बूटी रखा हुआ था। कहता था अमेरिका की वो आईसिस का सदस्य है। कहां, कैसे, सब चीज भूलकर आज अमेरिका ने अल शारा की मदद से बशर अल असद की सरकार को टॉपल किया। सीरिया में अमेरिका अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, एक आतंकवादी की मदद से। आने वाले दशकों में ना सिर्फ भारत वरन दुनिया के सारे डेमोक्रेटिक देशों को सावधान होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। जी, हमारे साथ दीपक वोहरा सर भी जुड़ गए हैं। दीपक सर, वन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सर, ये ट्रंप की नीति में जो बदलाव देखा जा रहा है और जिस तरह से उन्होंने, किसी को अंदाजा नहीं था कितना बड़ा वो हमला करके और वहां के राष्ट्रपति को ही अगवा करके अपने साथ लेके चले जाएंगे। ट्रंप की ये दादागिरी, अमेरिका की दादागिरी अभी खत्म होगी या फिर वही पुराना दौर अभी भी चलता रहेगा आगे? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। इतने सारे विशेषज्ञ। मैं घर जा रहा हूँ, मेरा क्या काम है यहाँ पर। अब मैं जाके आराम करता हूँ, सो जाऊंगा। सुबह से नहीं सोया हूँ। आपको बता देता हूँ, हैरान क्यों आप लोग? मागा का मतलब क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ग्रेट कैसे बनेगा? आर्थिक ताकत से, मिलिट्री ताकत से, सोशल ताकत से। क्यों भूल जाते हैं? उसका नींव क्या है डोनाल्ड ट्रंप का? दूसरी चीज सर, ये पहली बार नहीं किया है। 36 साल पहले, एग्जैक्टली 36 ईयर्स अगो, घुस गया था पनामा ने। मैनुअल नोरिएगा, आई वाज देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वो वहां का आर्मी चीफ था, डिक्टेटर। उठा के लाए, 40 साल की सजा की, फिर फ्रांस भेज दिया। 10 साल वहां वहीं पर मर गया वो कमीना। पूरे 40 साल तो उसने जेल में नहीं काटे थे। ये कौन रोकेगा इसको? शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की।
ये इसने कहा था, मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, जिनका नाम चाणक्य था। पावर रिस्पेक्ट्स ओनली पावर, ये मैकडोनल्ड ट्रम्प के। देखिए कोलंबिया के राष्ट्रपति को क्या बोल दिया कि अपना पिछवाड़े का ध्यान रख, मैं आ रहा हूं, क्योंकि उसने वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कन्वीन की है। और क्या होगा, अशोक सजनहार, आप जानते हैं हम दोनों वहां काम कर चुके हैं। वो 15 लोग बैठेंगे, उसमें से 5 कौरव है। सब होगा कंडेम कंडेम, एक हाथ ऊपर जाएगा अमेरिकन एम्बेसडर का, वीटो, जाओ घर में छोले खाओ। क्या ये सब हो रहा है? एंड ही इज डिटर्मिन्ड। अब सर मैं प्रिडिक्शन नहीं करता हूं, देख लीजिए 7 दिन के अंदर, वो क्या है उसका नाम, खमेनी, गया। हाँ। ठाकुर तू तो गया। 7 दिन के अंदर अब हमला होने वाला है ईरान के। सारे उनकी जो है सामग्री, वॉरशिप्स वगैरह सब वहां उधर को जा रही हैं, उसको ठंडा करेगा। वो भी तेल कैप्चर कर लिया है। उसके बाद लैटिन अमेरिका सर, 100 साल पहले, 200 साल पहले मॉनरो डॉक्ट्रिन होती थी प्रेसिडेंट जेम्स मॉनरो की, कि लैटिन अमेरिका मेरा बागीचा, यूरोप तुम लोगों का, मैं वहां नहीं जाऊंगा, तुम इधर मत आना। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये मेरी डॉनरो डॉक्ट्रिन है। मजाल तुम लोगों की लैटिन अमेरिका में करने की कोशिश, मजाल लैटिन अमेरिका की मुझसे पंगा ले, ठोक दूंगा। इसको कहते हैं सर मलिग्नेंट नार्सिसिज्म। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहता है, मुझे खुश करो नहीं तो मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा। ये बात होती है करने की। दूसरा नॉर्थ कोरिया, ईरान, रूस, चीन। चीन भाषण बहुत देगा, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, करेगा कुछ नहीं, एक सिपाही नहीं भेजेगा। कौन टुकना चाहता है अमेरिका से? सो टेक इट फ्रॉम मी सर, ये बड़ी गंदी दुनिया है, वेयर माइट, ताकत, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सो यूके देवनाथ साहब, जितना मर्जी आप भाषण दे लीजिए टीवी पर, जितने मर्जी ये होना चाहिए वो होना चाहिए, होएगा वही जो एक देश चाहता है और एक व्यक्ति चाहता है। देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्यक्ति का नाम है मैकडोनल्ड ट्रंप। चलिए अशोक सज्जनहार सर के पास भी चलते हैं। सर अभी ईरान की बात की दीपक सर ने, लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड की भी बहुत बार चर्चा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि या तो हमें बेच दो, नहीं तो हम खुद ही कब्जा कर लेंगे आकर। तो डेनमार्क काफी डरा हुआ है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री का बयान भी आया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जी जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और बहुत ही अच्छे प्रश्न ये आपने बनाए हैं, बहुत ही अच्छा ये सब्जेक्ट है जो आपने चूज किया है। अब जो मेरे से पहले दोनों इतने ज्ञानी लोग जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, तो उसके बाद और कुछ कहने को रह नहीं जाता है वैसे। परंतु फिर भी आपने ग्रीनलैंड का पूछा है। देखिए ग्रीनलैंड के बारे में अब उन्होंने उसके पहले कनाडा का भी बोला है और क्यूबा का भी बोला है, तो इसीलिए ये सभी कुछ उनके निशाने पर है। परंतु देखिए मैं ये समझता हूं, जो उन्होंने शुरुआत तो कर दी है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत तो कर दी है वहां पर वेनेजुएला में, उनको उठाकर ले आए हैं। परंतु अभी तक डे आफ्टर क्या होने वाला है वो उनको कोई ज्ञात नहीं है। आपको याद होगा उन्होंने कहा था, जो मार्को रूबियो ने बात की है वहां की डेल्सी रोड्रिगेज से, उनकी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, और उन्होंने कहा है जो मैं बिल्कुल तैयार हूं, जो अमेरिका कहेगा वो मैं करने को तैयार हूं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उनके पास और विकल्प ही क्या है, वो क्या कर सकते हैं। परंतु जब असली बात सामने आई, उन्होंने कहा हमारे तो राष्ट्रपति अभी भी निकोलस मदुरो हैं, अभी मैं हम बिल्कुल भी किसी और एम्पायर का के नीचे हम नहीं बनना चाहते, सबसर्विएंट नहीं बनना चाहते। अब वहां पर देखना होगा, जो जैसे उन्होंने कहा था हम उसको चलाएंगे, वेनेजुएला को चलाएंगे, कैसे चलाएंगे। मार्को रूबियो ने कहा है जो हमें तो हम अपने आप नहीं चलाएंगे, परंतु कुछ लोग हैं वो वहां पर हमारे लिए चलाएंगे। तो देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो वो वहां पर ग्रीनलैंड पर, ईरान पर, क्यूबा पर तो नजर तब डालेंगे जब वो यहां पर थोड़ी सी शांति ला पाएंगे। और मैं ये समझता हूं जो वो कितना प्रयास कर लें, वहां पर इतनी जल्दी शांति नहीं आने वाली है। जैसे देखिए बताया है अभी उन्होंने, वो वियतनाम में भी गए, कितने साल गए वहां पर, 1950 के वहां से 1973 तक वहां लगे रहे। अफगानिस्तान गए, वहां भी 20 साल से ऊपर लगे रहे। इराक गए, क्या हश्र किया है वहां पर उन्होंने, क्या स्टेबिलिटी लाई है, क्या स्थिरता लाई है, क्या स्थायित्व लाए हैं, कुछ नहीं ला पाए। तो देखिए जब तक वो वहां पर ठीक नहीं कर पाएंगे, मैं बिल्कुल अपने दोनों जो स्पीकर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, उनसे बिल्कुल 100% मैं उनसे उनके शब्द मानता हूं। बहुत अच्छा उन्होंने कहा है
जो माइट इज राइट, और वो तो कहते हैं ना that the strong will do what they can and the weak will suffer what they must, वो तो है, वो हो गया। परंतु इसके बाद वहां पर अगर शांति नहीं स्थापित कर पाते हैं, अगर वहां का तेल नहीं लेकर निकाल कर कहीं और निर्यात कर पाते हैं, तो वो फिर उनके पास और कहीं जाने का कोई वैसा मौका नहीं होगा। दूसरी चीज इसमें यह सोचने वाली है, देखिए सबसे बड़ी बात है जो अमेरिका के पास वो अपना वहां से एट अ डिस्टेंस एयरक्राफ्ट भेज दे, अपनी मिसाइल्स भेज दे, बूट्स ऑन द ग्राउंड वो नहीं भेज पाएगा, क्योंकि जो उसे लेकर आया है, मागा जो उसको वेव लेकर आई है, उन्होंने कहा है हमें अननेसेसरी फॉर एवर वॉर, जो युद्ध चलते जाते हैं हमारा उससे कोई फायदा, कोई लेना देना नहीं है, वो हमें नहीं चाहिए। अब अगर वो चाहते हैं जो ये ग्रीनलैंड में भेज दें, यूरोप आपको, आप समझते हैं जो इतनी आसानी से मान जाएगा? जो हमारा इतना बड़ा जो क्षेत्र है उसको आप लेकर चले जाइए, कभी नहीं। तो ये वहां पर, और ये इतना दूर है, वहां पर उसके ऊपर कैसे कंट्रोल कर, वेनेजुएला पर तो अपने लोग भेज नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है वहां पर जाएंगे तो वहां पर प्रोटेस्ट होंगे उनके विरुद्ध, उसको तो वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। ग्रीनलैंड कहां जाकर कंट्रोल करें? देखिए बातें करने की बहुत हैं। ईरान में भी जब गए, खोदरों में, नतान्ज में, इस्फहान में B-52 बॉम्बर्स भेज दिए, वो उन्होंने जाकर वहां पर हमला कर दिया, वापस आ गए। बूट्स ऑन द ग्राउंड, बॉडी बैग्स को वो लाकर बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकते हैं, उनकी जनता नहीं सहन कर सकती है। अभी मिड टर्म आने वाला है, कहां वो मिड टर्म से पहले कुछ ऐसा करेंगे? अब तो उनको ये बताना है जो हमारी जो पॉलिसीज हैं, टैरिफ की है, ये जो सब कुछ कर रहे हैं उससे हमको फायदा हो रहा है। यहां से सबसे पहले उनको तेल निकालना है, कोल, आयरन और जो भी उनके पास मिनरल्स हैं वेनेजुएला के पास, वो निकालने हैं। अगर वो थोड़ा सा वो कर पाएंगे तब वो किसी और बात के बारे में सोचेंगे। इतना ज्यादा अपने को फैलाने की जरूरत नहीं है। वहां पर इजराइल गाजा के साथ फैले हुए हैं, ईरान में फैले हुए हैं, इससे ज्यादा वो और कुछ कर नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। चलिए, दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपको क्या लगता है, अभी जैसा कि हमें बताया है अशोक सर ने, अभी क्षणिक जीत तो मिल गई है अमेरिका को, राष्ट्रपति को लेकर चले गए, उनकी पत्नी को भी अपने साथ अमेरिका लेकर चले गए हैं, और वहां पर सत्ता का परिवर्तन भी हो चुका है वेनेजुएला में। लेकिन ये बात भी है, बहुत सारे लोग इसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि वेनेजुएला में अमेरिका के पक्ष में जन भावना नहीं है, जन समर्थन नहीं है, और इसी वजह से वहां पर दीर्घकालिक तौर पर देखें तो शायद अमेरिका उतना सफल ना हो पाए। देखिए वैभव, ये जो ऑपरेशंस है ना, ये कोई 1 या 2 दिन में प्लान नहीं है। ये काफी लंबे अरसे से प्लान ऑपरेशंस होते हैं, और इनके अंदर काफी लोगों को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। पॉलिटिकल लोगों को भी किया जाता है, मिलिट्री के लोगों को भी किया जाता है, इनकी सारी इंटेलिजेंस को भी किया जाता है, इंफॉर्मेशन निकाली जाती हैं, और फिर जाकर के अमेरिका अटैक करता है। जैसा अभी आपने देखा कि दीपक सर ने भी बताया कि मेगा के उस फॉर्मूले के अंदर जिस प्रकार से अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को वापस से दिखा दिया है कि ये मल्टीपोलर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, यह बातों में बड़ा अच्छा लग रहा था, ग्राउंड पे नहीं है। अगर होता तो चीन जैसा देश जिसने $100 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ हो वेनेजुएला के अंदर, वो चुपचाप से बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है। रशिया ठीक है यूक्रेन के अंदर कर रहा है, लेकिन रशिया और अमेरिका का एक आपस में एक गठजोड़ बन गया है बिहाइंड द कर्टेन। आप यूक्रेन लो, मैं अपना बैकयार्ड क्लियर करता हूं। मेरे बैकयार्ड के अंदर मुझे ना चीन चाहिए, ना रशिया चाहिए, ना कोई ऐसी डिस्टरबेंस चाहिए जिससे अमेरिका की पीस खराब हो और अमेरिका की प्रोग्रेस में कोई भी डिस्टरबेंस आए। देखिए बड़ी बड़ी बातें की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, बट जो भी ये कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप ही कर रहे हैं। देखिए अमेरिका ये कोल्ड वॉर के अंदर भी 70 टाइम्स रिजिम चेंज किया है अमेरिका ने, पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर। कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। कहा शाह ऑफ ईरान के से पहले, अगर याद हो आपको, 40s के अंदर एक अच्छी चलती हुई तेल कंपनी को हटा करके जो अमेरिका को तेल देना बंद कर दिया था, शाह को लेके आए। वहां से लेकर के आप गिनते जाओ, ऐसा कोई देश नहीं है। खासकर मैं आपको यह भी बता दूं कि इन्होंने तो यूरोप से लेके एशिया तक नहीं छोड़ा। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, फिलीपींस हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, आप नाम तो लो। तो कौन कहता है कि अमेरिका के सामने कोई देश खड़ा हो सकता है? एक का नाम तो बताओ। कोई भी नहीं है।
फालतू की बातचीत है। और रशिया के साथ में कंप्रोमाइज कर लिया। रशिया को कहा आप यूक्रेन लो आराम से। अलास्का की मीटिंग के बाद से डिसाइड हो गया था ये सब कुछ। और देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप पीस की बात करता है ना वैभव, ये पीस एक एक टर्मिनोलॉजी है। आई थिंक दो हमारे पैनल में है, दो हमारे पास में राजनयिक, सीनियर राजनयिक लोग हैं, उसको कहते हैं कोएरेसिव पीस। यानी जो पीस डंडे के हिसाब से ली जाए, चाहे उसके अंदर आप पॉलिटिक्स यूज करो, चाहे इकोनॉमी यूज करो, चाहे मिलिट्री यूज करो, वो वॉलंटरी पीस नहीं है। नो नो, सॉरी। सो अमेरिका इज बिलीविंग इन कोएरेसिव पीस। ये पीस का नाम सिर्फ वहां तक सीमित है, बाकी हर चीज अमेरिका का इंटरेस्ट है। आपको देखिए 1974 के अंदर अगर याद हो, लेट्स मेक द थिंग्स वेरी क्लियर नाउ। 74 के अंदर ईरान के साथ में एक पैक्ट हुआ, तो क्या था? पेट्रो डॉलर। यानी जो भी पेट्रोलियम लिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ डॉलर करेंसी में होगा। वो सऊदी क्यों? अरेबिया के साथ था। सॉरी सॉरी सर, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साथ 1974 में। और जब वो स्टार्ट हुआ इनका, अब तक उसको जो भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वेनेजुएला के अंदर चाइना कर रहा हो, ईरान में चाइना कर रहा हो, रशिया के साथ में हम कर रहे हो या चाइना कर रहा हो, अमेरिका ये लाइक नहीं कर रहा। वो अपने डॉलर को वीक नहीं होने देगा। और दूसरा, वो नहीं चाहता कि किसी भी वे के अंदर, दुनिया के अंदर जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग ओपेक हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो नेशंस हैं, ये तेल के रेट्स को वो डिसाइड करे। नहीं, अमेरिका से मैं डिसाइड करूंगा। तो वेनेजुएला से खूब तेल निकाला जाएगा, और ड्रिल तेल पे बॉय। तेल निकालो। और ड्रिल बॉय, हाँ ड्रिल बॉय, ड्रिल सर, ड्रिल मैं ड्रिल थोड़ा सा बेबी ड्रिल। बेबी ड्रिल। ड्रिल बेबी ड्रिल ड्रिल बेबी मैं थोड़ा ड्रिल। सा, सॉरी सर, मैं आउट ऑफ टच रहा हूं थोड़ा सा, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। तो ध्यान में नहीं आ रहा आजकल। सो ये सब जो सीन चले जा रहा था वैभव, इसके अंदर जो डिसाइड होगा, पेट्रोल की कीमतें नीचे गिराना या उठाना, ये अमेरिका करेगा। तो अगर पेट्रोल आपके कब्जे में है, डॉलर आपके कब्जे के अंदर है, और आप कोएरेसिव पीस के अंदर कहीं भी घुस सकते हो, आप वो मादा रखते हो। 22 से 23 लाख की इनकी सेना है, 5 से 6 हजार के करीब इनके न्यूक्लियर बॉम्ब से पूरी दुनिया के अंदर बांटे हुए हैं, और सारी की सारी फ्लीट्स हर जगह पे सेट है। और हम लोग बातें करते हैं कि मल्टीपोलर। कौन सा मल्टीपोलर है? मैं आपको बताता हूं, अभी देख लीजिएगा आप, लैटिन अमेरिका के अंदर भी, पेरू हो, चाहे आप पोर्टो रिको हो, चाहे आपका कोलंबिया हो, चाहे आपका मैक्सिको हो, चाहे ग्रीनलैंड हो, चाहे पनामा हो, अर्जेंटीना तक, जो अमेरिका चाहेगा बड़े आराम से करेगा, और कोई चू नहीं करेगा। ईरान और में भी वो कोई चू नहीं सब करेगा। अंतरराष्ट्रीय कानून कहाँ चले जाएंगे सर, जो बने हुए हैं कथित तौर पर? I always hear him saying this, बूढ़ी अम्मा, वो 80 साल की बुढ़िया। यूनाइटेड नेशंस के बारे में, वो मर गया है, वो इट इज डेड। अमेरिका ही पैसे देता है, अमेरिका उसको चलाता है। न्यूयॉर्क के अंदर उसके सारे संगठन है, सारे के सारे बैंक्स अमेरिका के कंट्रोल के अंदर है। WHO के अंदर जब दिल करता है पैसे देता है, जब दिल करता है पैसे खींच लेता है। सब तमाशा है। We are just all making fun of ourselves by talking that America is not only the unipolar country now. वही है, इसी का आज की तारीख में हर जगह पे देखिएगा, इसी की दादागिरी चल रही है, हेजमोनी है पूरी की पूरी। So let's believe this. आगे क्या होगा I can't say, but as on date, yes, America is the one. अभी मैं किसी को पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्या की थी। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र धृतराष्ट्र है और दुर्योधन है अमेरिका। तो अमेरिका कुछ भी करता है, धृतराष्ट्र के आंखों पे ऐसे पट्टी बंधी रहती है। नागेंद्र जी आपके पास आएंगे, आपका क्या कहना है सर इस पूरे मामले पर? शुक्रिया वैभव। वैसे मेरा मानना है, हम लोग ट्रम्प को काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं। जब वो फर्स्ट टर्म में थे तब से हम फॉलो कर रहे हैं, और उन्होंने अजीबोगरीब डिसीजंस लेते रहे। लेकिन अभी 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो कि ये दुनिया अभी वर्ल्ड वॉर 3 में जी रही है। अगर किसी को लगता है कि अभी वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ है, या हो जाएगा, या होने वाला है, ऐसा अब कुछ है नहीं। दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी जी रही है। ट्रम्प इसमें एक हीरो की तरह उभरना चाहते थे। और आपको बताना चाहूंगा, वेनेजुएला की जो पॉलिटिक्स है उस पे ट्रम्प का कितना ज्यादा ध्यान था, जब वो हमेशा बात करते थे कि नोबेल पीस प्राइज तो मुझे ही मिलना चाहिए। फिर एक ऐसी महिला को मिलता है जो वेनेजुएला से है और उनके काफी क्लोज है। हो सकता है कि आप आगे चलकर देखेंगे कि वो वेनेजुएला की राष्ट्रपति भी बन जाए और उनको पूरी पावर मिल जाए।
उसके बाद जो हमें देखना है कि ट्रम्प ने रशिया के साथ क्या डील की है। जो ये बात अभी सर कर रहे थे कि रशिया के साथ हो सकता है कि उनकी ऑलरेडी कोई डील हो चुकी है। जेलेंस्की बोल रहे हैं कि भैया अगर आपने मदुरो को उठा लिया तो फिर आप पुतिन को भी उठा सकते हो। और जैसा कि आपका आज का टाइटल भी है कि खामेनेई के साथ अब क्या होगा, तो जिस प्रकार से चीजें बढ़ रही है और जिस तरह की धमकियां वो दे रहे हैं कि ईरान के प्रोटेस्ट में अगर और जाने गई तो वो डायरेक्ट हमला करेंगे। क्यूबा को लेकर के उन्होंने बोला है कि दे आर नाउ जस्ट काउंटिंग द डेज। इट मींस कि क्यूबा पे भी बहुत जल्द हो सकता है कि अटैक हो। और जितने भी ये कंट्रीज हैं ऐसा लगता है वो सारे डिक्टेटर्स को खत्म करने के चक्कर में खुद आज एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन क्या अमेरिका सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है क्या इस दुनिया में, या उनका कोई टक्कर ही नहीं है? ये हम जरूर अपने डिफेंस एक्सपर्ट से समझना चाहेंगे, क्योंकि उनका पैसा हर जगह लगा हुआ है, जैसे यूएन में भी लगा है, नेटो में भी लगा है। लेकिन उनको क्या कोई नहीं रोक पाएगा? और ट्रम्प खुद एक डिक्टेटर बनकर सामने आ रहे हैं। और वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में हमारे डिफेंस एनालिस्ट क्या कहते हैं वो हम जरूर सुनना चाहेंगे कि किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। हम अभी दीपक सर आपके पास आएंगे। जैसा कि नागेंद्र सर ने कुछ सवाल पूछे, नागेंद्र जी ने, और एक सवाल मेरा मेरा भी है सर, आप जवाब दीजिएगा। अमेरिका अगर किसी भी देश में जाता है तो किन लक्ष्यों के साथ जाता है? वो अपना कौन सा उद्देश्य होता है उसका जो पूरा करना चाहता है? एक तो वो छद्म रूप रखता है पहले ऊपर कि लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं हम, एक चुनी हुई सरकार चाहते हैं, और भी 2-3 आरोप लगाता है। जैसे वेनेजुएला पे आरोप लगाया कि ड्रग की तस्करी हो रही थी, और भी मादक पदार्थ, तमाम चीजें वो कहते हैं। इराक में गए थे तो रासायनिक बम क्या क्या बना लिए हैं वहां पर, हम चाहते हैं कि उससे हमें खतरा है और उसके लिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अमेरिका के क्या उद्देश्य होते हैं? रिसोर्स नंबर 1, सबसे पहले और सबसे दुनिया का अहम रिसोर्स इस समय तेल है। दूसरा रेयर अर्थ्स है, वो भी लेंगे। ये वर्ल्ड वॉर की जो बात कर रहे हैं, हम जी रहे हैं। प्लीज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने देश भिड़ गए थे? 30। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने थे? 55। हम वर्ल्ड वॉर 3 में हैं अभी। कौन भिड़ रहा है किससे? किसमें कितने दम है कि सारे। अमेरिका का, लेट मी कंप्लीट सर, जी। किसमें दम है कि अमेरिका का मुकाबला करे? कहना बड़ा आसान है, वर्ल्ड वॉर। लैटिन अमेरिका लड़ेगा उसमें, अफ्रीका लड़ेगा, एशिया लड़ेगा। कौन लड़ेगा उस वर्ल्ड वॉर में? कौन जाएगा लड़ने के लिए? चीन जाएगा, भाषण देगा, एक सिपाही नहीं भेजेगा। रूस जाएगा। और जैसा अभी नैन साहब ने बिल्कुल सही कहा है, ये डील हो गई है, यूक्रेन तेरा, लैटिन अमेरिका मेरा। खत्म। आप लोग बैठ के भजन गाओ, वर्ल्ड वॉर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। नथिंग। ही इज अनस्टॉपेबल सर। इसको मलिग्नेंट नार्सिसिज्म कहते हैं। मुझे खुश करो तब मैं आपको शायद बख्श दूंगा। नेक्स्ट टारगेट कोलंबिया। क्या बोला उसने कोलंबिया के प्रेसिडेंट के बारे में? अपना पिछवाड़ा देख, मैं आ रहा हूं। ईरान। ये भाषा होती है प्रेसिडेंट की? ही इज अनस्टॉपेबल। इसको अगर कोई रोक सकता है, जिस आदमी के उपराष्ट्रपति के घर में आज पत्थर पत्थर फेंके, और जेरूसलम पोस्ट ने कहा किसी ने गोली भी चलाई है, उसको क्या बोल रहे हैं? इसको लूनेटिक डिक्लेयर करो। हाफ द कैबिनेट हैज टू डिसाइड। अमेरिका में एक प्रोविजन है उनके संविधान में, टू डिक्लेयर अ प्रेसिडेंट अनफिट फॉर बीइंग मैड। अब कर देंगे डिक्लेयर, फिर ये चला जाएगा किसी सरकारी अस्पताल में, सर्टिफिकेट लेगा, जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। इट्स नॉट क्लियर, वहां पे कभी हुआ नहीं, इट्स नॉट वेरी क्लियर। करीब पहुंचे थे निक्सन के टाइम में, फिर वो इस्तीफा देके चला गया। सो आई हैव सीन द वर्ल्ड सर। 6 देशों में आपका राज्य कहने का बहुत अच्छा है, वर्ल्ड वॉर हो गई, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन सर कितनी मौतों के बाद हमें कहना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर हो गया है? सॉरी? कितनी मौतें हो जाए और कितने अरे वो देशों तो में लोग मर जाए तो फिर वर्ल्ड कहा वॉर जाए तो कि एक, वर्ल्ड वॉर कितने हो गया? देशों में लोग मर रहे हैं सर? 40 क्यूबन मर गए हैं वहां, गाजा में मर रहे हैं। इसराइलियों को मारा था, फिर वो गाजा में ठोक रहा है। जैसा कि ट्रम्प कह रहे हैं कि हर हर हफ्ते कम से कम सर, 25,000 सोल्जर्स सर, मारे जा रहे हैं रशिया वो तो यूक्रेन के वो वॉर तो में। ईरान की बात कर रहा है ना, वो तो गाजा की बात कर रहा है, वो तो इनकी बात कर रहा है। 25,000 मारे जाते हैं, हाँ, इतने रशिया करोड़ मारे यूक्रेन जाते जी। हैं। भारत और जिहादिस्तान के बारे में क्या बोलता है? वहां भी इतने मर रहे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल को मैंने बचा दिया है। व्हाट इज दिस? देयर इज नो वर्ल्ड वॉर एट ऑल। लेकिन वर्ल्ड यूरोपियन वॉर वॉर की था पहला। परिभाषा आपके दूसरा, हिसाब से क्या और होगी? पहला, लेट मी कंप्लीट सर। पहला वर्ल्ड वॉर जो आप कहते हैं, यूरोप में शुरू हुआ था। दूसरा वर्ल्ड वॉर यूरोप में शुरू। बताइए मुझे, ये अम्बेसडर सज्जनहार बैठे हैं, जिनकी बहुत इज्जत करता हूं सर। 1940s में नैन साहब, मेरी क्या दुश्मनी थी जर्मनी से? भारत की दुश्मनी थी कोई? मेरी क्या दुश्मनी थी जापान के साथ? क्यों लड़ा मैं? क्यों मैंने 25 लाख लोग भेजे? क्योंकि मैं कॉलोनी था। आज कौन भेजेगा? मैं भेजूंगा? चीन भेजेगा? रूस भेजेगा? कॉलोनियल जमाना चला गया सर, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाली। वी आर लिविंग इन एन एरा
of American domination. Like it, don't like it, हकीकत वही है सर. इसको रोकना असंभव है. अंदर से अगर इसके अगेंस्ट मूवमेंट चली, दैट्स द ओनली थिंग. और मैं कुछ नहीं दे रहा. मैं रहा हूं सर. आई बीन पोस्टेड देयर. आई गो एवरी ईयर, ट्वाइस अ ईयर. अब तो शायद मेरा वीजा भी कैंसिल कर देगा. The fact is that you know both Ambassador Ashok and I have worked. अभी आपने जिक्र किया इंटरनेशनल लॉ का सर. कूड़ादान मेरे भर गए इंटरनेशनल लॉ से. क्या नाम है उस बुढ़िया का? 80 साल वाली का, यूनाइटेड कुछ कहते हैं उसको, नेशंस. हाँ, यूनाइटेड नेशंस. हम लोगों को क्या सिखाया जाता है? सोवियत संघ का नाम सुना है आपने सर? एंकर साहब, आपको याद है सोवियत संघ जो टूट जी गया सर। था 1991 में? जब वो अमेरिका के साथ सहमत होता था, यूनाइटेड नेशंस वाज पॉइंटलेस. जब सहमत नहीं होते थे, यूनाइटेड नेशंस वाज पावरलेस. एट ऑल अदर टाइम्स इट हैज बीन यूजलेस. सो जा भाई, चली जा. 80 साल की बुढ़िया. मेरे घर में कोई ऐसी पुरानी चीज नहीं है 80 साल की जिसका मैं प्रयोग करता हूं. कूड़ेदान में फेंक दो इसको. इट हैज नो पर्पस. और वो बूढ़ा जो वहां का सेक्रेटरी जनरल है, आई एम वेरी कंसर्न, तो क्या करेगा भाई? स्टेटमेंट देके फिर सो जाता है 2-4 विस्की लगा के. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? प्लीज एक्सेप्ट द रियलिटी. द ओनली कंट्री दैट मैटर्स टुडे फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली इज द यूनाइटेड स्टेट्स. मान लीजिए सर, अंतरराष्ट्रीय लॉ की आप जितनी मर्जी डिबेट करिए, ऑन द ग्राउंड वही खड़ा है सर, और कोई उसका मुकाबला नहीं करेगा. चलिए देवनाथ सर के पास चलते हैं. सर, क्या लगता है कि जैसे मादुरो को पकड़ा है, क्या वैसे खामनेई को भी पकड़ना आसान होगा? क्योंकि ईरान और वेनेजुएला में अंतर है, सैन्य ताकत का भी अंतर है और दूरी का भी अंतर है अमेरिका से. वैभव जी, जब तक ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजी मजबूती से खमनी के साथ खड़ी है, तब तक अमेरिका को इस तरह का एक हाईजैक करना थोड़ा मुश्किल होगा. सिर्फ इतना हो सकता है कि बड़ी तादाद में ईरान के अंदर जो असंतुष्ट लोग हैं उनको सड़कों पर ले आएं. जैसा हम देख रहे हैं, एक हफ्ते से ईरान के लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं, लेकिन इनको ईरान की जो धार्मिक पुलिस है और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो ट्रैक करती है, और आईआरजी इनको कंट्रोल भी कर लेती है. आज सुबह से ही विश्व मीडिया में अमेरिकन और पश्चिमी प्लांट्स कहानियां छोड़ रहे हैं कि आयतुल्ला खुमानी जो हैं वो अब ईरान छोड़कर रूस भागने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि वह इस तरह का भ्रामिक कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं ईरान के ऊपर हमला करने के पहले. क्या वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे? जाहिर बात कर सकते हैं. 12 दिन का युद्ध हुआ था, उन्होंने अपने B-2 B-52 बॉम्बर्स को भेजा, अच्छी बमबारी की, एक्यूरेट बमबारी की, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया. क्या उनकी नेवी कुछ कर सकती है? इसमें शक है, क्योंकि जो गल्फ का एरिया है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, पर्शियन गल्फ है, वहां पे अमेरिकन नेवी चोक्ड इन है, इन द सेंस कि वहां उनके फ्रिगेट्स हैं. उनका तो सेंटकॉम ही कतार में है. तो लेकिन वो जितने उनके वॉरशिप हैं, करीबन 11 फ्रिगेट्स डिस्ट्रॉयर्स वहां पर हैं, वो सब पर्शियन गल्फ के अंदर ट्रैप्ड हैं. तो ईरान के पास सैकड़ों, हजारों ऐसी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल हैं जो कि महज 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर फायर कर सकती हैं. वो उनका इस्तेमाल करके अपने ही 2 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डुबा देगा. और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुश्किल से 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर चौड़ा है. नेविगेशनल चैनल जो है वो करीबन 4 किलोमीटर चौड़ा है. तो वो वहां ब्लॉक कर सकता है. क्या अमेरिका अपनी आर्मी को भेजेगा? बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका में बहुत बड़ा नो नो है. इराक में अमेरिका की फौज है, कुवैत में अमेरिका की फौज है, उनके सेंट्रल कमांड में तो कतार में ही, अबू धाबी के आसपास ही 10,000 ट्रूप्स बैठे हैं. लेकिन अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट्स हों, रिपब्लिकन्स हों, वो अपने बेटों को या अपने पतियों को, भाइयों को युद्ध भूमि से कफन में लिपट कर वापस नहीं देखना चाहते. वहाँ बहुत सेंसिटिव मुद्दा है. तो फिलहाल अमेरिका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और उनकी स्पेशल, अभी जो हम डेल्टा फोर्स की बात कर रहे थे, डेल्टा फोर्स क्या ईरान तक पहुंचकर खुमैनी को हाईजैक कर सकती है? थोड़ा मुश्किल है. ईरान में डेप्थ है. देखिए, ईरान बहुत बड़ा शहर, देश है, प्राय उत्तर भारत के बराबर. ऐसी गहराई जो है समुंदर से वेनेजुएला में थी नहीं. कराकास बहुत ही दूर पास था. अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर से उनके हेलीकॉप्टर उड़े, महज 11 मिनट के अंदर वो कराकास पहुंच गए. लेकिन ईरान में ऐसा संभव नहीं है.
जब अफगानिस्तान से इनके कमांडो अपेची हेलीकॉप्टर आए पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को उठाने के लिए, तो वहाँ पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार की थोड़ी सी अनजानी हाँ थी। तो ऐसा जो माहौल है ईरान में है नहीं। तो मेरे ख्याल से ईरान नंबर 2 है, लेकिन हमला होगा ईरान पर हवा के देवनाथ रास्ते सर, से होगा, जोरदार अटैक बिल्कुल। होगा। आपने जो भी हमले की बात की सर, कुछ मैं इजरायली सैन्य अधिकारियों को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि अभी इस चीज की ज्यादा संभावना है कि बिना देर किए हुए एक और काम भी निपटा लेते हैं। अमेरिका और इजरायल की हमेशा से ही ये दिली तमन्ना रही है कि ईरान में सत्ता का परिवर्तन हो। अभी जो सर्वोच्च नेता हैं उनकी उम्र भी तो हो चली है सर, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि निचले स्तर पर सर्वोच्च नेता के जो नीचे वाले लोग हैं उनके साथ कुछ समझौता हो जाए और सत्ता परिवर्तन हो जाए? वैभव जी, ये सवाल मेरे लिए है? जी सर, आपसे ही है। हाँ, देखिए, खोमेनी खामेनी अब अगली बार MIA भी हो सकते हैं। तो वहां पर ईरान में हमें समझना पड़ेगा कि जितने लोग वहां पर पश्चिमी विचारधारा के थे, मॉडरेट्स थे, वो 1979 के रेवोल्यूशनरी के बाद ईरान छोड़कर यूरोप और अमेरिका भागने के लिए बाध्य हो गए। अभी उनके जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन, बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से वो चुने गए। मॉडरेट हैं, नरमपंथी हैं, पश्चिमी विचारधारा में यकीन करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने विदेशों में की है। हमें याद रखना पड़ेगा कि पेजेश्कियन तो खमेनी के कैंडिडेट ही नहीं थे। इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो खमेनी के थे वो हार गए। लेकिन अभी तक ईरान के दूरदराज के क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर रूढ़िवादी विचारधारा बहुत ही मजबूत है। धार्मिक मदांत शायद उसी का फायदा उठा के वो वहां जकड़ बनाए हुए हैं। इस धार्मिक सपोर्ट की वजह से खमानी रहेंगे वहां पर। जैसे मैंने कहा, और कोई रहेगा, तीसरा व्यक्ति भी, खामेनी, अगली बार वो कमीनी भी हो सकता है कोई। तो ईरान की एक चीज समझनी पड़ेगी कि वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था, पश्चिमी मूल्यों को समझने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था फिलहाल थोड़ी सी कमजोर है। जी। अशोक सर के पास इसी सवाल को लेकर चलेंगे। सर, आपको क्या लगता है, जैसा कि अभी देवनाथ सर ने बताया कि अभी भी सर्वोच्च नेता की पकड़ उतनी ही मजबूत है सत्ता पर, लेकिन जब वो अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि उनकी एक उम्र हो चली है, 80 के पार हो चुके हैं और उनका स्वास्थ्य कैसा दिखता है वो भी टीवी पर नजर आ ही जाता है कि अब वो वैसे ऊर्जावान नहीं रहे हैं। तो आपको लगता है कि अमेरिका इसी मतलब ट्रंप अपने इसी कार्यकाल में जो 3 साल अभी उनका बचा हुआ है उसमें ईरान में भी कुछ करके दिखाएंगे वो? देखिए, जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा है, जो अंतर है ये वेनेजुएला में और ईरान में। वेनेजुएला भी बहुत बड़ा देश है, ऐसी बात नहीं है, यूक्रेन से करीब 3 गुना बड़ा देश है, परंतु बिल्कुल ठीक कहा, जो कराकास बिल्कुल ही करीब है, वहां पर जाना उनके लिए बहुत आसान था। वहां पर उन्होंने सारी अपनी फ्रिगेट, गेराल्ड फोर्ड का सब उन्होंने कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह वगैरह वहां पर लगा लिए, तो उनके लिए ट्रिनिडाद टोबैगो था और जो देश हैं वो बिल्कुल उनके साथ समर्थन कर रहे थे। तो इसीलिए वेनेजुएला में जाकर इनको लेकर आना, इनको पकड़ कर लाना, मदुरो को और उनकी पत्नी को, उनके लिए आसान था। परंतु जो ईरान है, ईरान बहुत बड़ा देश है। और एक और चीज हमको नहीं भूलनी चाहिए, देखिए वेनेजुएला में रूस ने उनको सप्लाई तो की, बहुत चीजें, मिसाइल वगैरह वगैरह सप्लाई की, परंतु वो वहां पर चले गए, उन्होंने सारी वहां की बत्ती गुल कर दी और उसके बाद उन्होंने वहां पर अटैक करना शुरू किया, जिससे कि सारा जो उन्होंने साइबर अटैक किया उससे वो बिल्कुल निकल ही नहीं पाए। तो ये सब करना ईरान में उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर रूस बिल्कुल करीब है उनके, और रूस वहां पर बहुत कुछ सप्लाई कर सकता है और बहुत ही जल्दी वहां पर सप्लाई कर सकता है। तो इसीलिए मेरे विचार से बहुत अंतर लेकिन है सर, वहां रूस पर। अभी खुद ही एक युद्ध में फंसा हुआ है, ऐसे में वो ईरान की मदद कर पाएगा? नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वो फंसा हुआ है, परंतु फिर भी उसके लिए उतना ही थ्रेट जो यूक्रेन का है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, वही वो समझता है। जो अगर ईरान एकदम खत्म हो गया अमेरिका के मिलिट्री माइट के अंदर, तो वो फिर रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अगर वहां पर अमेरिका एकदम वहां पर आकर अपने को जमा लेता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा
नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए यकीनन रूस वहां पर जितनी भी अपनी सहायता कर पाएगा उतना वो करेगा। और फिर मेरे विचार से जो अमेरिका करने वाला है, अपने आप जाने के बजाय वो इजराइल का और ज्यादा इस्तेमाल करेगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो 30 दिसंबर को जो यहां पर आए थे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी जो मुलाकात हुई, उनकी जो बातचीत हुई वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, और उन्होंने कहा हमास को तो डिसआर्म करना है, वो तो पहली बात है, परंतु अगर तीन चीजें, अगर वहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे लेकर गया ईरान, अगर वहां पर मिसाइल कैपेसिटी को अपनी बढ़ाया, या फिर अगर वहां पर जो तीन ये जो उपद्रव हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, अगर उसमें कुछ भी उन्होंने कोई लोग मारे गए वहां पर, तो जरूर यहां पर इंटरवीन करेगा, इजराइल इंटरवीन करेगा और अमेरिका इंटरवीन करेगा। मेरे विचार से ईरान जो इतनी दूर है, अभी थोड़ा सा अटेंशन ये अमेरिका वेनेजुएला पर देने वाला है। जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कल कहा, परसों कहा, जो हम उसको रन करेंगे, वहां पर हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं वहां पर जाएंगी, वो ऐसा नहीं है जो यहां भी एक फुलझड़ी लगा दी, वेनेजुएला में सभी कुछ अशांति हो गई, दूसरी जगह पहुंच गए वहां भी अशांति कर दी। वैसा मेरे ख्याल से वो नहीं करने वाला है। अगर ईरान में कुछ करने की जरूरत है तो वो यकीनन इजराइल के थ्रू कराएगा, अपने आप इतना जल्दी वो इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले ही B-52 बॉम्बर से सभी कुछ वहां पर जाकर उसने किया है जून के महीने में। और अभी वो वहां की देखेगा और जो कुछ करना है इजराइल के थ्रू करवाएगा। दिनेश नयन सर के पास, आपके पास आएंगे सर इसी सवाल को लेकर कि ईरान में अमेरिका का हित उतना ज़्यादा नहीं जितना इजराइल का है, और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान मध्य पूर्व में ताकतवर रहे, सैन्य रूप से खासकर, क्योंकि उसके अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा ईरान ही है। तो अभी हाल में हम क्या कोई सैन्य कार्रवाई देखेंगे अमेरिका और इजराइल की ओर से? डेफिनेटली होगी। देखिए, विद ड्यू रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी, मेरा पर्सनल मानना यह है कि पिछली बार इजराइल और अमेरिका ने गलती की पिछली लड़ाई के अंदर। हम सब जानते हैं कि अगर इजराइल किसी भी मुस्लिम नेशंस के ऊपर अटैक करता है तो जो गल्फ के अंदर मुस्लिम देश बैठे हुए हैं, इनको OIC के माध्यम से इकट्ठे होने का मौका मिलता है, बिकॉज वो यहूदी वर्सेस मुस्लिम्स वाली बात आ जाती है। लेकिन अगर अमेरिका ही अटैक करता है ईरान के ऊपर तो कोई चू भी नहीं करेगा। इब्राहिम अकॉर्ड जो अमेरिका के ने स्टार्ट किया था, डोनाल्ड ट्रंप जिसको आगे ले जाना चाहते हैं, उसके अंदर पहले से ही ये सब रोडवेज बन चुकी थी कि इजराइल को आप मान्यता देंगे, और जॉर्डन हो, चाहे मिस्र हो, चाहे UAE हो, चाहे आपका बहरीन हो, चाहे आपका सऊदी अरबिया हो। अभी मेरा मानना यह है कि ईरान के अंदर खोमेनी डरा हुआ बैठा है, बाहर निकल के आया था 3-4 दिन पहले, आके IRGC को बोला जो भी यहां पे विद्रोह कर रहा है उसको कुचल डालो। ऐसे वर्ड एक डिक्टेटर फ्रस्ट्रेशन में यूज करता है, और फ्रस्ट्रेशन इस बात की है बिकॉज दे वेरी वेल नो कि CIA और मोसाद इन दोनों ने मिलकर के अभी एकदम से, जैसे ही वेनेजुएला के अंदर अटैक हुआ उसी दौरान में यहां पे सरप्राइजिंगली एक साथ जिस प्रकार से जहनजी के जो ये आंदोलन होने शुरू हुए वहां पे, और जो आप देख रहे हो हंगामे हो रहे हैं अलग अलग शहरों के अंदर, पुलिस स्टेशन फूके जा रहे हैं, IRGC के ऊपर अटैक हो रहा है, भीड़ के ऊपर गोलियां चलनी शुरू हो गई हैं। दिस इज डेफिनेटली ए प्लान स्टफ, ये अपने आप तो नहीं हुआ आपका कहना है कि CIA ने अभी से ही भूमिका बनानी शुरू कर दी है ईरान में? अभी से क्यों? आप पिछले युद्ध में देख लीजिएगा, इससे पहले कि इजराइल के एयरक्राफ्ट जब यहाँ पे अटैक करने आए थे, सारे के सारे एयर डिफेंस को कैसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। वो कैसे हुआ था? वो इट वाज डन बाय द पीपल सिटिंग इनसाइड ईरान। ईरान में बैठे बैठे लोगों ने किया था। अब आए थे वर्ल्ड वॉर के ऊपर, नगेन का जो सवाल था, इफ यू परमिट मी टू रिप्लाई दैट। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, विश्व के अंदर 4 जगह है जहां पे आप ये वर्ल्ड वॉर की बात कर सकते हो, 5। अभी जो लैटिन अमेरिका, उसको भूल जाइए बिकॉज अमेरिका ने क्लियर कर दिया, वहां सफाई होनी शुरू हो गई। एक है आपका यूरोपियन देश, यूरोप के अंदर आप देखें, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, मैं इन लोगों को बंदर बोलता हूं, कि आपस में लड़ते रहते हैं। पहले वर्ल्ड वॉर में भी लड़े, दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी आपस में लड़े।
और ये तो पर्ल हार्बर के अंदर अमेरिका आ गया जब वहां पे पर्ल हार्बर अटैक हुआ, और जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब बम अटैक हुए, अमेरिका का सपोर्ट मिला तो ये युद्ध जल्दी खत्म हुआ। रशियन फोर्सेस ने जो है, एज वी ऑल नो कि जर्मन फोर्सेस को कैसे डिफीट किया विंटर्स के उस वॉर के अंदर, तो ये पूरा मसला जल्दी सॉल्व होके एक तरफ हो गया और एक यूएन बन गया। और यूएन क्या बना? मजाक। 5 देशों के पास में पूरी पावर दे दी, आप जब मर्जी करो वीटो कर दो, बाकी सब लोग तो बंदर है, घूम रहे, किसी के पास कोई पावर नहीं है, सब पूछ लाते घूम रहे हैं वहां पे, कुछ उसका मतलब नहीं है, जो अप्रूव हो गया है। दूसरी लोकेशन आपका इंडो पैसिफिक रीजन। और क्यों? वहां पे सबसे ज्यादा ऑयल और रिजर्व्स हैं, गैस है, और इसके ऊपर जो चाइना चाहता है अपना वर्चस्व बनाना, वो अमेरिका हो या फिर यूरोपियन देश हो, ये नोबडी वांट्स इट, इंडिया भी नहीं चाहता है। तो वो एक हॉट प्लेस है जहां पे वर्ल्ड वॉर के होने के चांसेस है। पर वही मैं बात कहूंगा कि अमेरिका के सामने आने का मादा आज की तारीख में पूरे तरीके से कोई दिखाने को तैयार नहीं। चाहे वो आप अभी वेनेजुएला की लड़ाई की बात देख लो, या फिर आप ये कह लीजिएगा कि जो चीन कहता है वन चाइना पॉलिसी के अंदर कि मैं जो है इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी मनमानी करूंगा और कोई रोक के दिखाए, वो वहां पे भी नहीं चल रहा है, वहां पे भी नहीं चलेगा। तीसरा इलाका गल्फ, गल्फ जहां पे कि आप देख रहे हो अभी ये ईरान का जो मुद्दा गर्म होके आ रहा है, और आप मान लीजिएगा अगर ईरान का मुद्दा सॉल्व हो गया तो गल्फ के अंदर वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस बिल्कुल घट जाएंगे। रही बात इसराइल की और अमेरिका की, अमेरिका अटैक करेगा ईरान के ऊपर और इसराइल देखेगा इसके प्रॉक्सीज को, चाहे वो हमास है, वो तीनों एच जो है, हमास है, हिजबुल्लाह है या फिर हुती है, इनको देखेगा। वो इसराइल विल नॉट कम इन डायरेक्ट ईरान से जुड़ा हुआ एक सवाल और है सर। आ, ईरान पर हम बात कर रहे हैं, सैन्य ताकत तो उसके पास है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ईरान के पास जो सैन्य ताकत है वो इतनी अत्याधुनिक है जैसे कि अमेरिका और इजराइल के पास है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसके पास जो हथियार हैं वो बहुत पुराने हैं, पिछले मतलब पुराने जमाने के हैं। चाइनीज है एयर डिफेंस वगैरह, आपने देखा नहीं कैसे उसका धुआं निकला। हाँ, इनके पास मिसाइल्स हैं, मिसाइल सिटीज हैं, और इस बार जब अमेरिका अटैक करेगा तो सबसे पहले इनकी मिसाइल सिटीज को उड़ाएगा, सबसे पहले मिसाइल सिटीज उड़ेंगी इनकी, बिकॉज वो इनके लिए खतरा है, बाकी कुछ खतरा नहीं है इनके लिए। और मैं देखिए एक 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 जोकर को आप भूल रहे हैं जिसका नाम है जनरल आसिम मुनीर, उसको तैयार किया हुआ है अमेरिका ने, उसको अफगानिस्तान के खिलाफ भी तैयार किया हुआ है, ईरान के खिलाफ भी तैयार किया हुआ है, और हुतीस के खिलाफ भी तैयार किया हुआ है, अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया के साथ वो करा करके। तो इसमें यहां से भी बहुत बड़ा गेम होगा। तो हम ये देखें कि इन सब लोकेशंस के अलावा जो मेरा मानना है आने वाले टाइम में जहां सचमुच में सीरियसली वर्ल्ड वॉर हो सकती है वो है आर्कटिक रीजन, जहां पे आपका ग्रीनलैंड आता है और जहां पे आपका आर्टिक ओशन आता है, जहां पे रशिया आज की तारीख में सबसे ज्यादा लीड कर रहा है, बेसिस बना के बैठा हुआ है, और जो रूट्स खुलने जा रहे हैं, नए सी रूट्स, शॉर्टकट्स जो बनेंगे, उसके ऊपर किसका वर्चस्व होगा, यहां पे अमेरिका थोड़ा पीछे है। दैट इज व्हाई अमेरिका वांट्स टू गो एंड सिट इन ग्रीनलैंड। एक सवाल और छोटा सा है दिनेश जी, उसके बाद हम अपने अगले सवाल की ओर चलेंगे। क्या ग्रीनलैंड पर अगर कब्जा करने की कोशिश करेंगे ट्रंप तो कोई उन्हें रोक पाएगा? मेरे को नहीं लगता कि अभी यूरोपियन देशों के अंदर इतना आपस में एका है, यानी दे आर नॉट टुगेदर। देखिए अभी जैसे ही अमेरिका ने हाथ हटाया रशिया के साथ बिहाइंड द कर्टन डील करके, यूरोप की तरफ से, यूक्रेन से, अपने पूरे के पूरे इन्होंने बाल्टिक नेशंस के अंदर अमेरिकन ने अपने ट्रूप्स हटा लिए वहां से, पीछे खींच के लेके गया, इनको वेपन्स की सप्लाई बंद कर दिया है, और इन्होंने वार्न किया यूरोपियन देशों को, बार बार वार्न कर रहा है वो कि आप लोग मरोगे, बिकॉज न्यूक्लियर तो कोई नहीं चलाने वाला, ये तो डेटरेंट है, ये तो पक्की बात मान लीजिए आप, ये चला तो दुनिया खत्म है, ये तो कोई चलाने वाला नहीं। और इसके अलावा यूरोप के अंदर अब इतनी ताकत नहीं कि वो रशिया को कॉम्पीट कर पाए, बिकॉज यूरोप के पास में जो एम्यूनिशन है, इन्होंने अपने रिजर्व एम्यूनिशन भी जो है यूक्रेन में खर्च कर डाला है, बना ही नहीं पा रहे हैं। और इधर रशिया क्या कर रहा है कि चाइना की, सज्जनार सर विल आई थिंक सेकंड में इन दैट, कि चाइना के पास से जो इनको सामान मिल रहा है वो ड्यूअल पर्पस का है, मिलिट्री यूज प्लस सिविलियन, जिसको कि रशिया बहुत तेजी के साथ में मिसाइल्स के कार्यक्रम के अंदर, ड्रोन्स के कार्यक्रम के अंदर बनाया जा रहा है। और 2,60,000 सैनिक उसने अभी भर्ती करने हैं मार्च के अंदर, फरवरी मार्च के अंदर, और ये सब तैयारियां चल रही हैं। पोलैंड, बाल्टिक नेशंस या से लेकर के आपके फिनलैंड तक का इलाका जो है, यहां पे रशिया डेफिनेटली इनको थप्पड़ मारेगा, बिकॉज लड़ाई जो यूक्रेन में हो रही, लड़ तो यूरोप ही रहा है, तो रशिया ने सोचा कि यहां लड़ने के बजाय क्यों ना इनको वहां लड़ूं ताकि इनके ऊपर भी कुछ नुकसान जाए। तो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, और अमेरिका ने कह दिया भाई मैं नहीं इसमें आने वाला,
तो यहाँ पे ये सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, बट टू कॉल इट ए वर्ल्ड वॉर, I don't think it's going to be a world war. At some stage, Europe is going to run to America because इनके पास में भी हंगरी से लेकर के इटली तक इनके डिफरेंसेस आने शुरू हो गए आपस में। और ग्रीनलैंड के किसका हिस्सा है? पोलैंड का। पोलैंड है उसके अंदर। इन्हीं देशों के अंदर से कितने लोग हैं जो आपस में इकट्ठे होकर अमेरिका से लड़ना चाहेंगे? एक फ्रांस चाहता है अपनी तो नैन सर, बॉसगिरी दिखाना। क्या अब हम ये मान के चलें कि व्हाइट हाउस से एक हस्ताक्षर आएगा और फिर ग्रीनलैंड अमेरिका का हो जाएगा? वेल देखिए, जहां तक सवाल है, इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, ये तो कितने विजिट करके आ गए। इनके जो बेंस हैं, वो भी जाकर के विजिट करके वहां पे कितनी मुलाकातें करके आ तो चुके हैं ये लोग। ये रास्ता बना तो रहे हैं, दिखा तो रहे हैं कि हम आ रहे हैं वहां पे, और बेस है इनका। अमेरिकन बेस इज देयर इन ग्रीनलैंड, पहले से है, कोई नई बात तो नहीं है। सिर्फ ये चलिए ग्रीनलैंड को लालच दे रहे सर, हैं कि पैसों से आ जाओ तुम हमारे साथ में या कुछ आओ। बात बन नहीं रही है। बट अगर ये कह दे हम कि ग्रीनलैंड को अमेरिका इतनी आसानी से छोड़ देगा, या डोनाल्ड ट्रंप छोड़ देगा, या डीप स्टेट छोड़ देगा, मेरा मानना है कि नहीं। इसके ऊपर अभी सीरियसली बातचीत चलेगी। चलिए अब नागेंद्र जी आपके पास आते हैं, उसके बाद हम अपने अगले सवाल की ओर आएंगे जो भारतीय हितों से जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि अब ईरान में भी तख्ता पलट होने जा रहा है? इतना आसान तो नहीं होगा। डेफिनेटली उन्होंने काफी कमजोर कर दिया है ईरान को। उनके टॉप ब्रास जो है उनको मार दिया, वेदर हमास हो या हुदीज हो, या उनके जो 3H जो हम बोलते हैं, हमास, हुदीज एंड वन मोर, हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला का भी टॉप ब्रास कंप्लीटली खत्म हो गया है। लेबनान बिल्कुल शांत हो चुका है। उसके बाद हुदीज ही हैं जिनसे थोड़ी बहुत इनको प्रॉब्लम हो रही है, और वो अभी भी फाइट कर रहे हैं। और रीजन यही है कि वो समंदर में उनका जो राज है रेड सी में, उसकी वजह से वो काफी पावरफुल है और उनसे कोई पंगा डायरेक्ट नहीं ले पा रहा। उनके B2 बॉम्बर्स तक को हुदीज अपने हजार हजार डॉलर्स के ड्रोन से गिरा दे रहे। तो वहां पे पता नहीं US की आर्मी को क्या हो जाता है कि हुदीज के सामने वो हर बार, अभी तक तो जितनी भी वॉर हुई है, जितने भी उनके फाइट्स हुई है, उन सब में वो नाकारे साबित हुए। वहां पे उनके B2 बॉम्बर्स काम नहीं आए। कम से कम 4 या 5 B2 बॉम्बर्स को हुतीज ने गिरा दिया, जो कि बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं अगर वो आप अमेरिका से कंपेयर करें या किसी देश के आर्मी से कंपेयर करें। क्योंकि काफी लोग तो उनको ये भी बोलते हैं कि वो बस रिबेलियंस हैं, लेकिन उनको सपोर्ट है ईरान का। और हुदीस का ही एक चैलेंज है जो उनको रोक सकता है वहां पे। हमास खत्म हो चुका है, हिजबुल्ला खत्म हो चुका है, और कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड की जो हम बात कर रहे थे अभी, कोई भी मुस्लिम कंट्री उनका साथ देने आ नहीं रही। शिया सुन्नी का एक डिफरेंस तो है ही, साथ में ट्रम्प की डील्स या US की डील्स इतनी सारी कंट्रीज के साथ है, चाहे वो हमारा सऊदी अरेबिया हो या UAE हो या ओमान हो या जो भी रिच कंट्रीज है, कतर हो। कतर के ऊपर भी, यहाँ तक कि कतर के ऊपर भी इसराइल ने बॉम्बिंग कर दी। उसके बाद कतर भी मान गया और फिर उसके बाद वो चुपचाप बैठ गए थे। तो US का पैसा इतना ज्यादा बटा हुआ है, या US को इतना ज्यादा पैसा आता है, इनके बीच इतने सारे रिलेशंस हैं जो कि सालों सालों से चले आ रहे हैं। और स्पेशली सऊदी अरेबिया जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज है वहाँ पे, और आरामको जैसी कंपनी का पूरा राज्य है वहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर। तो वो लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर कोई ऑपरेशन होता है तो ये इनसाइड जनरेटेड ही होगा। जैसा कि हम बोल रहे थे कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट वायलेंट होते जा रहे हैं। तो विल सी क्या होता है। वी होप कि जैसा लीबिया में हुआ हो वैसा दर्दनाक कुछ देखने को ना मिले। जबकि वहां के लोग वहां के डिक्टेटर को काफी प्यार करते थे, लेकिन आप जानते हैं कि सड़क पे ला करके उनको मार दिया गया था। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं जो सवाल भारतीय हितों से जुड़े हुए हैं। देवनाथ सर आपके पास आएंगे। अभी एक चर्चा चल रही है हमारे देश में, खासकर सोशल मीडिया पर, कि किसी भी देश की शांति के लिए और वहां की सत्ता की जो संप्रभुता है उसको बरकरार रखने के लिए उसके पास परमाणु हथियार होना जरूरी है। अभी हमारे यहाँ ही बहुत सारे लोग इंदिरा जी का, वाजपेयी जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि उनकी वजह से हम परमाणु संपन्न हैं और हमारे यहाँ कोई बाहरी हस्तक्षेप से सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो क्या अब ये जरूरी हो गया है कि कोई भी देश अगर सही से शासन अपना चलाना चाहता है बिना किसी अमेरिकी हस्तक्षेप के, बिना किसी अमेरिकी कार्रवाई के, तो उसके पास परमाणु बम होना जरूरी है? वैभव जी, जहां तक परमाणु हथियार की बात है, दुनिया के गिने चुने देशों के पास है, 5 देशों के पास है। भारत, पाकिस्तान के पास भी है, शायद नॉर्थ कोरिया के पास भी है। कोई बोलता है 20, कोई बोलता है 50। बात है कि परमाणु हथियार होने से ही सब कुछ नहीं है, उसका इस्तेमाल करने की भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। क्या भारत को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी? हमारा विजन बहुत क्लियर है।
टारगेट पाकिस्तान, शायद चीन। दूसरी बात, जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम कन्वेंशनल वॉर में ही भारत और पाकिस्तान के देवनाथ साथ, सर, भारत और चीन के साथ। मेरा सर सवाल ये था कि सत्ता की सुरक्षा के लिए ये परमाणु बम एक गारंटी के तौर पर नहीं होता। वैभव जी, अगर आप अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे हैं तो शायद जी कोई मैच नहीं है, क्योंकि भारत का कोई परमाणु बम हमने अमेरिका को नजर में रख के नहीं बनाया है। दूसरी बात, टेक्निकली स्पीकिंग, पॉलिटिकल विल की बात नहीं कर रहा हूं, टेक्निकली स्पीकिंग भारत का कोई परमाणु हथियार क्या अमेरिका तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। भारत के पास अमेरिका का सबसे पास वाला बेसिस कहाँ है? दिएगो गार्सिया है। तो ये सोचना कि हम लोग दिएगो गार्सिया तक एक परमाणु हथियार लेकर पहुंच जाएंगे, कुछ फायदा नहीं है। देखिए हम क्या, देखिए अमेरिका की स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी बात कर रहे थे 5,000 परमाणु हथियार हैं उनके पास, दर्जनों आईसीबीएम हैं, उनके न्यूक्लियर सबमरीन हर रोज हिंद महासागर में गश्त दे रहे हैं, भारत के खिलाफ नहीं, शायद चीन के खिलाफ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो भारत और अमेरिका के संबंधों में न्यूक्लियर हथियारों का कोई रोल नहीं है। हम मित्रतापूर्ण तरीके से शायद छोटे भैया बड़े भैया या शायद बराबर के भाई बनकर अमेरिका के साथ हमेशा को एग्जिस्ट करेंगे। देखिए हम लोग एक यथार्थवादी देश हैं, ये समझना पड़ेगा। क्या देवनाथ हम सर, अमेरिका को, जी अभी इतिहास और वर्तमान दोनों से जुड़ा हुआ ये सवाल है, क्या अमेरिका ने कभी कोशिश नहीं की होगी, सीआईए ने कभी हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन कराने की, अपनी कठपुतली सरकार बिठाने की? सीआईए ने, देखिए सीआईए भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता रहा है। हमारे साथ दो दो एम्बेसडर हैं, उनको इसके बारे में ज्यादा मालूम है। लेकिन देखिए भारत का क्रिटिकल जो हमारी डेमोक्रेसी है उसकी जो इनहेरेंट पावर है, आंतरिक जो शक्ति है डेमोक्रेसी की, वो बहुत ज्यादा है, वास्ट है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, करोड़ों मतदाताएं, अलग अलग विचारधारा। जब तक भारत में अलग अलग विचारधारा के अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिकल पार्टीज, जियोग्राफिकल क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, हम बहुत मजबूत डेमोक्रेसी हैं। सीआईए कोशिश कर लेगा, चलिए वो एक स्टेट, एक प्रांत, एक छोटी सी पार्टी को इन्फ्लुएंस कर लेगा, लेकिन बाकी 28 स्टेट और बाकी 15 पॉलिटिकल पार्टीज और 17 लीडर बाकी हैं ना, जिनका विचारधारा थोड़ा अलग है। डेमोक्रेसी हमारी प्रिंसिपल पावर है, आंतरिक शक्ति है। सीआईए कितनी भी कोशिश, अभी देखिए जो वेनेजुएला में हुआ कल परसों, शायद उन्होंने वेनेजुएला के 5-6 पॉलिटिकल लीडरशिप को, शायद 3-4 टॉप जनरल्स को और शायद 1 या 2 इंटेलिजेंस टॉप ब्रास को उन्होंने रिझा लिया। भारत इतना वास्ट देश है कि ऐसी कार्रवाई सीआईए द्वारा भारत में संभव नहीं है। हाँ, सीआईए ने हमेशा छोटा मोटा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। वो कोशिश क्या करते हैं मैं बताता हूं। वो कोशिश करते हैं सीआईए इस तरह से कि एक पॉलिटिकल व्यवस्था भारत में आ जाए। वो टॉपल नहीं करते, वो सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल व्यवस्था भारत में ऐसी हो जाए जो कि अमेरिका के मोह माया में पड़ जाए। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि वो सत्ता पलट कर रहे हैं। देखिए मोदी जी के बारे में जो आज जो सुबह 7:30 बजे ट्वीट आया है, वो कितना महत्वपूर्ण है ये समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मोदी जी उनके मित्र हैं, वो मोदी जी से खुश हैं। ये अलग बात है कि एक छोटा सा विश भी इसके अंदर छुपा हुआ है कि उन्होंने कहा कि टैरिफ भी और बढ़ा सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा है कि वो भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ हैं। सीआईए क्या भारत में कोई अंडरग्राउंड एक्टिविटी कर रहा है? कर रहा है। अजीत डोभाल सर के टेबल में हर रोज सुबह 9 बजे रिपोर्ट आती है। एम्बेसडर सज्जनहार यहां पर हैं हमारे साथ, उनको मालूम है कि सीआईए भारत में जो गतिविधियां करता है हमें पता है, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे रॉ हो, चाहे मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ये सारी रिपोर्ट छोटा सा रिपोर्ट बन के हर रोज सुबह एनएसए के टेबल पे सुबह 9 बजे पेश की जाती है। हमें चिंता की बात नहीं है अमेरिका से। जी चलिए अब सज्जनहार सर के पास ही चलते हैं इसी सवाल के साथ। सर जैसे अभी हम पड़ोस में देख रहे हैं, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, हर जगह सत्ता का परिवर्तन हो या फिर बड़े स्तर पर आंदोलन हो, हम देख पा रहे हैं। अमेरिका क्या भारत में ऐसी कोशिशें नहीं करता होगा, जैसा कि सवाल मैंने किया था देवनाथ सर से? और क्या अतीत में कभी ऐसी कोशिशें हुई हैं जब कोल्ड वॉर चल रही थी, शीत युद्ध चल रहा था और एक खेमा बटा हुआ था, एक खेमा था अमेरिका का और एक खेमा था सोवियत यूनियन का? उस वक्त अगर हम सोवियत यूनियन की ओर थोड़ा बहुत झुकाव दिखा रहे थे तो क्या अमेरिका को दिक्कत नहीं हो रही थी और हमारे यहाँ वो कोशिश नहीं कर रहा था कुछ?
चलिए सज्जनहार सर अभी जुड़े नहीं हुए हैं, इसी सवाल के साथ हम दिनेश सर आपके पास आते हैं। देखिए वैभव, दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स के अंदर देखा जाए तो लॉजिकली किसी भी कंट्री को मॉरली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां तक ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का सवाल है, ये बाज नहीं आती। इनका ये होता है कि अगर मान लिया कोई देश की जो पॉलिसीज हैं, आने वाली गवर्नमेंट के किसी भी पार्टी की, पार्टी सिस्टम से हो या डिक्टेटर्स हो, जो भी हो, बट उनकी पॉलिसी क्या होने जा रही है। जैसे हम अभी वेट कर रहे हैं कि बांग्लादेश की इलेक्शन के बाद और नेपाल के अंदर इलेक्शन के बाद में भारत के प्रति क्या पॉलिसी बनेगी, फिर हमारा एक फॉरेन पॉलिसी उसके मुताबिक से बनेगा। तो डेफिनेटली हम लोग भी चाहेंगे एक ऐसी चीज को इन्फ्लुएंस करना कि वो वहां पे बांग्लादेश हो चाहे नेपाल हो, वहां पे ऐसे लोग आए जो भारत के प्रति जो है वो पॉजिटिव रुख रखते हो, और हमारे लिए हमारे साथ में उनका जो आपस का नेबरहुड है या फिर जो रिलेशंस है आपस में एक दूसरे के साथ में, वो अच्छे बने और एक फ्रूटफुल हो दोनों के लिए। उसी प्रकार से जो स्पेशली जो सुपर पावर्स बोलते हैं अपने आप को, चाहे वो चाइना है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रशिया है, ऐसी कंट्रीज डेफिनेटली दूसरी कंट्रीज के अंदर इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इंटरफेयर करती हैं। हमने देखा था एक लाइव एग्जांपल, अभी जब इलेक्शन हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के, तो पीपल वर सेइंग कि पुतिन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शंस के अंदर मदद कर रहा है। आई होप यू रिमेंबर कि वो न्यूज चली थी। जी तो जी बिल्कुल। इतने बड़े अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर भी जहां इतनी सोफिस्टिकेशन है, जहां पे इतनी मॉडर्नाइजेशन है, वहां पे भी अगर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की शक हो जाता है कि ये लोग कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं, तो लाजिम सी बात है कि ये दूसरे देशों के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक हमारा इंडिया के अंदर थोड़ा सा काम इनका इसलिए नहीं आता बिकॉज यहाँ का जो डायस्पोरा है उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हमारी विविधता। लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, हमारी लैंड की डाइवर्सिटी, हमारी डायस्पोरा की डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि उसको हरेक को इन्फ्लुएंस करना इज नॉट इजी। दैट इज वाई जो हमारा जो बेसिकली लोकतंत्र है वो एक मजबूत और एक अच्छा लोकतंत्र है, पूरे विश्व का और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इसके अंदर इंटरफेयर करना मतलब आप पहले करते थे 60s में, 70s में, 80s में, जब मामला थोड़ा छोटा होता था, यूनिट पॉलिटिकल पार्टी भी गिनी चुनी हुआ करती थी, छोटे थे, नंबर भी छोटे लेकिन हुआ सर, करते थे। बट अब तो मेरे हिसाब से कि आई डोंट थिंक सो कि सो इजी फॉर देम। वो कोशिश तो वो करेंगे, उसके अंदर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक वजह का यह भी नहीं है कि हमारे यहाँ सैन्य अनुशासन कुछ ज्यादा है। जैसे पड़ोस में ले लें तो पाकिस्तान में, वहां राजनीतिक रूप से तख्ता पलट ना हो, सैन्य तख्ता पलट हो जाता है सेना के जरिए। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या एक वजह यह भी है? देखिए वैभव, हमारी जो सेना का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, इसकी जो ट्रेनिंग है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है कि इस तरह की जो जो हमारा लोकतंत्र है उसकी वो रक्षा करने के हिसाब से एक ढांचा बना है, हमारा ट्रेनिंग बनी हुई है, ना कि जो पाकिस्तान के अंदर होता है। तो लिहाजा डेफिनेटली हमारी डिफेंस फोर्सेस जो है दे आर डिवोटेड टू द डेमोक्रेसी, दे आर क्योंकि बेसिकली डिवोटेड टू द डेमोक्रेसी। सो उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं, हमारा ढांचा वैसा ही है, हमारी ट्रेनिंग्स वैसी हैं, और वो हमारा पाकिस्तान वाला हिसाब किताब नहीं हो सकता। और ये अभी नहीं है, 75 ईयर्स, 78 ईयर्स आगे आने वाले सालों में भी आप देख लीजिएगा, भगवान ना करे, बट भारत के अंदर नहीं लगता कि इस ढांचे के अंदर ज्यादा छेड़छाड़ ना की गई हो। तभी आपने देखा था कि जब अग्निवीर का चक्कर चला था तो काफी फौजियों ने काफी आवाजें उठाई थी कि स्ट्रक्चर को मत डिस्टर्ब करें, बिकॉज इसके लॉन्ग लास्टिंग कुछ इफेक्ट हो सकते हैं। जिस ढांचे ने आपको 48 हो, चाहे 62 की लड़ाई हो, 71 हो, कारगिल हो, आपको हर जगह पे सब कुछ जीत के दिया, ऐसे ढांचे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और ऐसे ढांचे को मजबूत करना चाहिए डिस्टर्ब करने के बजाय, सो दैट बिल्कुल इट इज गुड फॉर आवर कंट्री। जी यही सवाल देवनाथ सर से भी करता हूं। छोटा सा सवाल सर, छोटा सा आप जवाब भी दीजिएगा कि अभी जो हम अपनी लोकतांत्रिक मजबूती की बात कर रहे थे, उसकी एक बड़ी वजह सैन्य अनुशासन भी है या नहीं? क्योंकि हम पाकिस्तान में देखते हैं कि जो बड़े सैन्य अधिकारी होते हैं उनको प्रलोभन देके, पैसा कुछ भी देकर कई बार वहां पर समझौता हो जाता है उस स्तर पर, लेकिन हमारे यहाँ उस स्तर पर कभी कोई समझौता नहीं हो पाया है आज तक। वैभव जी, इंडियन आर्मी जो है, एयरफोर्स और नेवी, इनमें एक खास बात यह है कि हम कभी भी पॉलिटिकल झुकाव नहीं हुआ। हम लोग ना इस पार्टी के साथ ना उस पार्टी के साथ, हम लोग कभी भी ना इस विचारधारा के साथ ना उस विचारधारा के साथ। छोटा सा जवाब देता हूं। भारत में आज समझिए, एक उदाहरण देता हूं कि कोई ऐसी पार्टी पावर में आ जाती है डेमोक्रेट से, जो हम सोच नहीं सकते, फिर भी इंडियन आर्मी न्यूट्रल रहेगी,
इंडियन आर्मी जो है हमेशा राष्ट्रपति की तरफ देखेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डिफेंस सेक्रेटरी से साइन किया हुआ जो ऑर्डर है उसको फॉलो करेगी। हमारी आर्मी के टॉप ब्रास जो हैं हमेशा इस चीज पे यकीन करते हैं कि हम ही झंडे हुए हैं। जी चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो आज तर्कश में बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.